हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे न्यूली लॉन्च्ड एडटेक स्टार्टअप एंड थ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन ऑफ नेटवर्क थ्योरी डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग देखेंगे सोर्स और लोड किसे कहा जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे और एट लास्ट में लीनियर, एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस सेशन में नए होंगे। तो माई सेल्फ मयंक कुमार, आई हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years। मैं 1 साल इंडस्ट्री में वर्क कर चुका हूं, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में। मैंने एमटेक एनआईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। मैं गेट 8 बार क्वालिफाई किया हूं और मैंने पब्लिक सेक्टर एग्जाम भी क्लियर किया है। कौन सा? EESL। पीएसयू भी मैंने क्लियर किया है और मैंने 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर किया है। मेरे एरियाज हैं नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नेटवर्क एंड सर्किट। तो देखिए, नेटवर्क और सर्किट क्या है। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक नेटवर्क को डिफाइन करें तो देखो, इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहा जा रहा है, बिल्कुल सीधा साधा चीज है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। यानी आप दुनिया भर के जितने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को जानते हो उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दो इन एनी मैनर, किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर दो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जाए तो देखिए, इसमें दिया जा रहा है इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन सच ए वे, यानी इस तरह से इंटरकनेक्शन किया जाएगा कि इट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड पाथ होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड पाथ होना बहुत जरूरी है, इन विच करंट आइदर फ्लोज, करंट या तो फ्लो करेगा और इंटेंडेड टू फ्लो। देखो, इंटेंडेड टू फ्लो का मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो कर सकता है। मान लो कि आपने सोर्स, लोड सारे चीज कनेक्ट कर दिए और अगर आपने स्विच को ऑफ रखा है उस समय करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा उस समय। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो कर जाएगा। तो ऐसे इंटरकनेक्शंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, इसमें नॉट नेसेसरी, इसमें जरूरत नहीं है कि क्लोज्ड पाथ हो। क्लियर? तो आप क्या कह सकते हैं? आपसे अगर कहा जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ऑल द नेटवर्क्स आर इलेक्ट्रिक सर्किट, आपका क्या आंसर होगा? क्या सारे नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट हैं? नहीं। दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, सम ऑफ द नेटवर्क्स आर इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन कर रहे हो, आपको ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मिलेंगे जिसमें फुल्ली क्लोज्ड पाथ रहेगा, तो वो सर्किट होगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, ऑल द सर्किट्स आर नेटवर्क, तो यस, वो स्टेटमेंट सही होगा कि ऑल द सर्किट्स आर नेटवर्क। तो आइए इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले। देखिए, इससे नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। ऑल द सर्किट्स आर नेटवर्क, सारे सर्किट्स नेटवर्क हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। कोई आदमी आकर आपको ये बोल दे कि ऑल द नेटवर्क्स आर आल्सो सर्किट, आप बोलना नहीं, आप गलत हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहां पर मैंने दोनों रीजंस मेंशन कर दिए। सो दिस इज अबाउट नेटवर्क एंड सर्किट। अब हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं, सोर्स एंड लोड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको दिखने को मिलेगा टर्म्स हमेशा सोर्स और लोड। तो देखिए, सबसे पहले सोर्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सोर्स?
सोर्स की अगर हम बात करें, एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट कैन डिलीवर द पावर कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कि पावर कंटिन्यूअसली डिलीवर कर सके उसे सोर्स कहते हैं। अब मैंने कंटिन्यूअसली वर्ड क्यों लगाया? कंटिन्यूअसली वर्ड लगाने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे अभी मैं जस्ट इसके बाद इंडक्टर को डिस्कस करूंगा। तो इंडक्टर की आदत क्या होती है कि थोड़ी देर के लिए वो पावर लेगा और फिर वो पावर रिलीज करता है, तो उसको हम सोर्स, उसको भी एज ए लोड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि सोर्स वही होगा जो दिन भर पावर सप्लाई करता रहे, दैट इज कॉल्ड सोर्स। तो सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स में आपको क्या आएगा? सोर्स में आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर आएगा, जनरेटर का नाम आपने सुना होगा, जनरेटर आएगा सोर्स में। आप कह सकते हो बैटरी, बैटरी आएगा सोर्स में। और बैटरी में भी आपको मिलेगा दो तरह का सोर्स मिलेगा, एक मिलेगा वोल्टेज सोर्स, एक मिलेगा वोल्टेज सोर्स, और दूसरा मिलेगा आपको करंट सोर्स, दूसरा आपको मिलेगा करंट सोर्स। दिस इज अबाउट सोर्स। अब हम लोग दूसरा डिस्कशन करते हैं लोड के बारे में। लोड क्या है? तो लोड क्या कर सकता है? एन एलिमेंट, एक वैसा एलिमेंट दैट कंज्यूम्स पावर इज कॉल्ड लोड। एक वैसा एलिमेंट दैट कंज्यूम्स पावर इज कॉल्ड लोड। अब देखिए पावर जब आपको मैं फिर पढ़ाऊंगा आगे, पावर में दो पावर आपको दिखेगा, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। अब भाई एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या है आपको बतलाऊंगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर, ये क्या करता है कि ये हमेशा एनर्जी डिसिपेट करता है, यानी पावर कंज्यूम करता है, और वो टोटल का टोटल एक्टिव पावर होता है। लेकिन मैं आपको जब रेजिस्टेंस बताऊंगा तो रेजिस्टेंस में बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये एक्टिव पावर नहीं लेता है। ये कौन सा पावर लेता है? रिएक्टिव पावर लेता है, चाहे रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो। इसका मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो या तो एक्टिव या रिएक्टिव कोई भी पावर कंज्यूम करे, दैट इज कॉल्ड लोड। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हम एग्जांपल में क्या देंगे? एक तो एग्जांपल अपने पास मोटर है, मोटर जो घरों में आपको मोटर दिखता है, आपको फैन दिखा, बल्ब दिखा, बल्ब दिखा, इस तरह से ढेर सारे जितने अप्लायंसेज हैं, सारे अप्लायंसेज क्या कहे जाएंगे? लोड कहे जाएंगे। और इसके अलावा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब क्या कहा जाएगा? ये सब लोड कहा जाएगा। और ये रहा आपका सोर्स। बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जिसे आप लोग प्रतिरोध कहते आए हो हिंदी मीडियम में, जब आप 9th 10th क्लास में पढ़ते थे। तो देखो सिंपल सी बात है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। यानी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मटेरियल या ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करे, यानी कहीं पर करंट इस तरह से फ्लो करना चाह रहा है, अब ये बीच में इसे रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस कहेगा ठीक है आप करंट फ्लो हो लेकिन मैं आपको अपोज करता रहूंगा। ध्यान रहे ये अपोज करता है, ब्लॉक नहीं करता है करंट को, अपोज करता है, ब्लॉक नहीं करता है करंट को। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर? जैसे इंडियन पार्लियामेंट में जो भी पार्टी अपोजिशन में बैठती है वो क्या करती है? सारे बिल्स का अपोज करते रहती है, बिल्स का विरोध करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल पास करने से रोकती है। मेजोरिटी रहता है तो बिल पास हो जाता है। तो अपोजिशन का आपको मतलब समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इसका सिंबल देखिए, रेजिस्टेंस का सिंबल ये आप जानते ही ऑलरेडी, लेकिन इसमें मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। इस पाथ को कहा जाता है जिगजैग पाथ। देखो ये सब आपको अभी ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है जिगजैग पाथ। अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये बताओ कि रेजिस्टेंस को जिगजैग पाथ से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या कारण बताओगे? कि चूंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रोकना, तो सीधा लाइन मतलब करंट नहीं रोकेगा। इस तरह से जब पाथ बना दोगे ये करंट को अपोज करेगा। रोकने का मतलब यहां अपोज करना सिर्फ, ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस का पाथ जिगजैग पाथ होता है।
बात समझ में आ गई। और हम बोल रहे हैं कि रजिस्टर इज एन एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। रजिस्टर इज एन एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट क्या होता है? इस रजिस्टर से अगर आई करंट फ्लो करे तो ये हमेशा क्या करेगा? आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा। और जब भी किसी रेजिस्टेंस से आप करंट को पास कराएंगे तो वहां पर हीटिंग होता है, यानी जो एनर्जी लॉस हो रहा है ये एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? देखिए एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि एनर्जी अगर है तो वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है, जो पहले वाला बल्ब हुआ करता था, इनकैंडेसेंट लैंप, उसको आप जब हाथ लगाओगे तो गर्म हो जाता है। कैसे गर्म होता है? क्योंकि वहां पर करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस जाएगा कहां? वो हीट एनर्जी में आपको कन्वर्ट होगा। तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर इज एन एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। आपको अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको अगर क्वेश्चन ये दिए जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट, आपको ऑप्शंस रहेगा आर एल सी। तो आप क्या बताओगे? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर आपका एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। बात समझ में आ गई। और आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। यहां पर रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, R रेजिस्टेंस है, L लेंथ ऑफ वायर है, और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर ये मेरा वायर है, ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड A। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी की यूनिट लिखें, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और रेजिस्टेंस का यूनिट लिखें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर कैसे होता है? देखिए आर की यूनिट ओम, एल का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर बाय मीटर स्क्वायर क्या होगा? 1 बाय मीटर। यानी यहां क्या यूनिट होना चाहिए? ओम मीटर। ओम मीटर, जिसको आप मीटर से डिवाइड करें तो ओम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आप दूसरा टर्म कंडक्टेंस को सुनोगे। कंडक्टेंस क्या होता है? सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, जी इक्वल टू 1 बाय आर, जी इक्वल टू 1 बाय आर, ये होता है कंडक्टेंस। और इसका यूनिट अगर करोगे पर ओम होगा या फिर महो होगा, अपोजिट लिख दो, या फिर सीमेंस होता है, या फिर सीमेंस होता है। ये रहा इसका यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यानी किसी मटेरियल का कंडक्टेंस अधिक, इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। और ठीक अगर हम बात करें, एक कंडक्टिव, जिस तरह से रेजिस्टिविटी है उसी तरह से कंडक्टिविटी होगा सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। क्लियर? और इसका यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर, क्योंकि ये ओम मीटर के ठीक अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी अधिक है वो मटेरियल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है? सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन कहीं पर आपको मिल सकते हैं। सिल्वर हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। सिल्वर हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। और सिल्वर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सिल्वर, अगर हम कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखें, सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर, सिल्वर के बाद कॉपर, इसके बाद गोल्ड, और इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद एल्यूमिनियम। ये रहा कंडक्टिविटी का ऑर्डर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इंडक्टेंस। देखिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का डिस्कशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आप इंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि इंडक्टर सडन
चेंज इन करंट क्यों नहीं अलाउ करता है, व्हाई इट अपोजेस चेंज इन करंट, तो वहां पर आप कुछ भी आंसर करके आ जाते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को क्यों नहीं अलाउ करता है, तो वहां पर आप आंसर नहीं कर पाते। तो देखिए यहां पर इंडक्टेंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंडक्टेंस? तो सिंपल सा लैंग्वेज में अगर कहा जाए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये इलेक्ट्रिक मटेरियल की वैसी प्रॉपर्टी है जो किस चीज को अपोज करता है, चेंज इन करंट, दैट अपोजेट चेंज इन करंट। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस आया? रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट को अपोज करता है, और इंडक्टेंस क्या कर रहा है, चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। मान लो किसी मटेरियल में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, अगर 4 एम्पियर से 6 एम्पियर करंट होना चाहेगा, उसको ये अपोज करेगा, और अपोज करने का मतलब थोड़ा सा समय लगेगा करंट को 4 एम्पियर टू 6 एम्पियर ग्रो करने में। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हेनरी होती है। इसकी यूनिट हेनरी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्टर क्या होता है। अब जहां पर ये इंडक्टेंस पाया जाता है उसे इंडक्टर कहते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर हो, मान लो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सराउंडिंग दिस मैग्नेट। तो ये कह रहा है कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर ये एनर्जी स्टोर करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टोर्ड एनर्जी बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। अब कहा जा रहा है कि इंडक्टर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। ऑफ कोर्स यार, जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। तीसरी बात मैं लिख रहा हूं, इट इज काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बिकॉज इट हैज बीन स्टोर्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये कहा जा रहा है कि जो एनर्जी स्टोर किया जा रहा है ये काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। 1/2 Li² इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। क्लियर? तो ये काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, एक वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो करेगा, तो जब वायर है करंट फ्लो करेगा, थंब को लगाइए, थंब आपको करंट का डायरेक्शन पर थंब लगाइए, तो क्या होता है, इस तरह से आपको सर्कुलर लाइंस मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का। यानी आप कह सकते हो इस तरह से आपको सर्कुलर लाइंस मैग्नेटिक फील्ड का मिलता रहेगा। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो यानी आप जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी की बात करते थे, ये क्या होता था, 1/2 mv²। v क्या थी, वेलोसिटी। यहां पर करंट क्या है, करंट भी चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। एग्जैक्टली कहें तो चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट है। क्लियर? तो ये रहा इंडक्टर। अब एक बात मैं और यहां पर नोट करता हूं कि इंडक्टर, इसको आप नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, इंडक्टर कैन स्टोर करंट। इस बात को आगे हम ट्रांजिएंट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है कुछ देर के लिए। तो जब मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का मतलब क्या है, करंट को स्टोर कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट, तो इंडक्टर करंट को स्टोर कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं इंडक्टर। सबसे पहले दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि ये इंडक्टर किस तरह से वर्क करता है और सडन चेंज इन करंट क्यों नहीं अलाउ करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करो। एक हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दिए V वोल्ट का। जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, ये करंट I डिलीवर करना चाहेगा, इट विल ट्राई टू डिलीवर ए करंट I। लेकिन ये इंडक्टर मान लो पहले से अनचार्ज, यानी पहले से इंडक्टर बिल्कुल फ्रेश नया ताजा रखा हुआ था कहीं पर, और आप गए लेबोरेटरी में और आपने ही पैकेट खोला और उस इंडक्टर को यूज कर लिया। तो इंडक्टर में पहले से एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। अब आप जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करोगे, मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 10 AM पर, 10
एम पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसका? इंडक्टर का। ये क्या करोगे? सप्लाई ऑन किया, करंट फ्लो करना चाहेगा, लेकिन ये इंडक्टर क्या करेगा? ये इंडक्टर कहेगा कि एट 10 AM मैं कोई करंट लेने वाला नहीं हूं। ये कहेगा 10 AM पर मैं कोई करंट लेने वाला नहीं हूं। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, करंट ग्रो करता जाएगा। अब इसका कारण क्या है? कारण देखिए कि मान लो आप करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जब करंट होता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेवलपमेंट होता है। बिकॉज ऑफ करंट यू विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन इंडक्टर। क्लियर? और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा? आप जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप मान लो इस तरह से करंट कॉइल में जा रहा है, इस तरह से करंट कॉइल में जा रहा है, तो जो थंब है आपको, थंब हमेशा आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल बताएगा। यानी ये कहेगा कि देखो जैसे ही आपने करंट फ्लो किया, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और मैग्नेट का ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल, ये होगा साउथ पोल। इस तरह से करंट फ्लो करेगा मैग्नेट में। क्लियर? तो अब होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप सप्लाई देते हो, मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डेवलपमेंट होने में समय लगता है। ये एक बहुत ही सडनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। अब बहुत ही अच्छे से नोट कर लो, नोट करिए इस पॉइंट को। डेवलपमेंट ऑफ magnetic field lines, development of magnetic field lines is a gradual process, is a gradual process। ये gradual process है, hence it takes time for growth of current, hence it takes time for growth of current। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है जो कि आपको इंटरव्यू में बतलाना होता है। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर कोई एक ऐसा इंडक्टर है जो पहले से 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे थे एक सप्लाई देकर, 5 एम्पियर के करंट के कारण इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। कितने लाइंस होंगे? मान लो 100 फील्ड लाइंस है। अब आप क्या करोगे? सडनली सप्लाई को रिमूव कर रहे हैं या फिर सप्लाई के वोल्टेज को कम कर रहे हैं, जिससे मान लो करंट रिड्यूस होकर 2 एम्पियर पर आना चाहिए। तो ये सडन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 100 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस था, अब इसको डिक्रीज होकर मान लो ये 100 था, अब ये 100 इंटू 2/5, 100 इंटू 2/5 यानी कि 40 फील्ड लाइंस, 100 to 40 फील्ड लाइंस बनने में इसको समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होने में, क्योंकि ना फील्ड लाइंस तुरंत बढ़ सकता है ना तुरंत फील्ड लाइंस घट सकता है इंडक्टर का। दैट्स व्हाई इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो दिस वाज अबाउट इंडक्टर। तो आप इंडक्टर के बारे में एक चीज और जान लो, कि इंडक्टर में जब आप करंट फ्लो कराते हो, करंट चूंकि चेंज करता है धीरे धीरे, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आता है VL। इस VL को अगर लिखें, VL ये होता है L इंटू DI अपॉन DT, L इंटू DI अपॉन DT, ये होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्लियर? ये एक्सप्रेशन कहां से आया है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप कहोगे कि सर यहां पर लेंज लॉ भी लगाना पड़ेगा माइनस साइन के लिए। तो देखो जब हम सर्किट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसमें हमें मैथमेटिकल लेंज लॉ लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेंज लॉ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यहां पर वोल्टेज दिए, इस वोल्टेज को अपोज करने के लिए यहां प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। क्लियर? तो ये रहा इंडक्टर के बारे में। तो मुझे लगता है कि आज इंडक्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर जरूर हुआ होगा।
नेक्स्ट कैपेसिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल दैट अपोजेस चेंज इन वोल्टेज। अब यार कैपेसिटेंस क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसका यूनिट फेराड है, आपको आगे दिया हुआ है। इट्स यूनिट इज फेराड, नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटर को देख लेते हैं, फिर आगे इसके सिंबल्स और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है। आप कह सकते हो इट इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट स्टोर्स एनर्जी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मेरी क्लासेज में जितने डेफिनेशंस होते हैं उसको मैं खास करके डिफाइन करते जाऊंगा, क्योंकि कहीं पर आपको अगर कोई कुछ पूछे, एक बोल्डनेस नजर आना चाहिए, जो आपको सामने वाला कह दे कि ही इज टेक्निकली साउंड्स गुड। उसके लिए क्या जरूरत होता है? उसके लिए जरूरत होता है कि हर चीज का डेफिनेशंस की एक समझना बहुत जरूरी होता है। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं। कैपेसिटर क्या होता है? जो एनर्जी स्टोर करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर क्या करता था? मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों करता है आगे मैं आपको बताऊंगा। एक कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज लगाते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो, यहां पर एनर्जी स्टोर करता है। तो ये चूंकि वोल्टेज के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण एनर्जी स्टोर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो दिस इज अबाउट कैपेसिटर। तो जब हम कैपेसिटर के बारे में जान चुके हैं, ये सडन चेंज इन वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर कैसे फंक्शन करता है। और यहां पर मैं आपको सबसे मेन चीज बताऊंगा कि करंट थ्रू कैपेसिटर जब हम बात करते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि कैपेसिटर में करंट कैसे फ्लो करता है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा करंट का, आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखिए। देखिए कैपेसिटर में होता क्या है। कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं लिया हूं, अलग अलग तरीके का कैपेसिटर होता है। ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसे आप ये समझ लो कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये भी क्या है? ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। समझ में आ गई बात? ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है इस तरह से, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में क्या है? इसके बीच में देखो ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। और इसे ये भी आप कहते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब बोलोगे सर ये क्या मटेरियल क्या अंदर होगा, ये बताओ। हम मान लेते हैं कि यहां पर फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। यहां पर मान लेते हैं अभी आप वैक्यूम है। क्लियर? यहां पर वैक्यूम है। बात समझ में आ गई? यानी वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहने का मतलब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर कैसे करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। चलिए अच्छी बात है, नहीं करेगा। अब कैपेसिटर को क्या करते हैं? कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। लेट अस कनेक्ट कैपेसिटर टू ए वोल्टेज सोर्स। तो चलो एक वोल्टेज सोर्स से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। जैसे आप वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे, वोल्टेज सोर्स की खासियत क्या होती है? यहां से पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, यानी ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज बाहर आया, ये प्लेट तक आया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली निगेटिव चार्ज आया तो यहां से क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज इस प्लेट तक आया। लेफ्ट साइड से पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड से निगेटिव चार्ज। बीच में क्या बैठा हुआ है? बीच में एक इंसुलेटर बैठा हुआ है। ये इंसुलेटर किसी चार्ज को अलाउ नहीं करेगा फ्लो करने से। ये इंसुलेटर किसी चार्ज को अलाउ नहीं करेगा फ्लो करने से। अब क्या होगा? अब क्या होगा ध्यान से देखिए। यहां से जो पॉजिटिव चार्ज आया था ये अब कहां जाएगा? लौटकर बैटरी जाएगा? नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर जमा होने लगेगा। ये पॉजिटिव हुआ जमा, सिमिलरली यहां पे निगेटिव चार्ज जमा हुआ। यहां पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ, यहां निगेटिव चार्ज जमा हुआ। पॉजिटिव
निगेटिव। इस तरह से चार्जेस प्लेट पर जमा होना स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ गई यहां तक? बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो, जब कहोगे बैटरी आपने यहां लगाया था तो एक करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा। अच्छी बात है, करंट फ्लो कर रहा था, एक करंट फ्लो कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। लेकिन इसके बीच में फिर क्या बतलाया जा रहा है? इसके बीच में करंट जीरो बतलाया जा रहा है। इसके बीच में करंट जीरो बतलाया जा रहा है। तो जब इसके बीच में करंट जीरो नहीं है तो फिर ये करंट आया कहां से? तो पहले 18th सेंचुरी में मतलब एट लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी, उस समय तक यही मानना था कि कैपेसिटर में यहां तक तो करंट आता है प्लेट तक, और प्लेट के बाद करंट जीरो रहता है, कोई करंट नहीं रहता, ऐसा मानना था। और बहुत बड़े साइंटिस्ट एम्पियर साहब ने ऐसा कहा था और बिल्कुल वही सत्य लोगों को लगता था उस समय तक। लेकिन अब बात आई कि भाई यहां तक करंट है और इसके बाद करंट नहीं है, इसका तो कोई मतलब हो नहीं सकता है। तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके बाद ठीक मैक्सवेल साहब आए। इसके बाद मैक्सवेल साहब आए और मैक्सवेल साहब ने क्या किया, उन्होंने लगा कि यार कुछ तो यहां पर कुछ तो बात होगी, ऐसा कैसे हो सकता है इसके बीच में करंट ही ना हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक निडल लिया। उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल लिया इस तरह से, और मैग्नेटिक निडल को यहां पर प्लेस किया। उन्होंने मैग्नेटिक निडल को यहां पर प्लेस किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहां पर मैग्नेटिक निडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है। ये मैग्नेटिक निडल थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, यानी ये मैग्नेटिक निडल है, ये इस तरह से थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर ये रुक जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है? याद करो, मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर? इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। अब यार जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? वहां पर मूवमेंट ऑफ चार्ज होना चाहिए, यानी वहां पर करंट होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? वहां पर करंट होना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने अब कहा कि देयर इज करंट इनसाइड द कैपेसिटर। देयर इज, ध्यान से सुनना, देयर इज करंट इनसाइड द कैपेसिटर। यार ये सब क्वेश्चन देखो फिजिक्स का कंसेप्ट है, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं और यहां अच्छे से समझ लो, क्योंकि इंटरव्यू में जब जाओगे, इंटरव्यू में यार बड़े बड़े जैसे इसरो में चले गए, डीआरडीओ में चले गए, बार्क में चले गए, वहां वहां के साइंटिस्ट लोग इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछने लगेंगे और फिर जवाब आपको देना पड़ेगा। देयर इज करंट इनसाइड द कैपेसिटर। देयर इज करंट इनसाइड द कैपेसिटर। अब यार सबका दिमाग हिल गया, करंट इनसाइड द कैपेसिटर। इन्होंने सबको बतलाते चले। मैक्सवेल साहब ने क्या किया? मैक्सवेल साहब सबको बतलाना स्टार्ट किए कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक नीडल हिला और कैपेसिटर के अंदर करंट कुछ देर के लिए होता है। सबने कहा यार बड़े बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, यहाँ करंट हो कैसे सकता है, क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, ये आप लिख कर ले लो, अभी भी मैं बता रहा हूं, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि अच्छा, अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये करंट कैसे फ्लो करता है। इन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा। लोगों ने तो बिल्कुल मना कर दिया। लोगों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात मान गए कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, हम मान लिए मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन करंट कैसे हुआ ये बताओ। तो फिर मैक्सवेल साहब ने सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को फिल करना था वहां पर। तो उन्होंने क्या बताया अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और बाद में ये सही साबित हुआ। इन्होंने बताया कि यहां पर चार्ज जमा हुआ, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हुआ। तो जब चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिकॉज जब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस अधिक हो रहे हैं एक्यूमुलेट, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। यहां पर
चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, यहां पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चेंज हो रहा है, और जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सबको पता था, बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट होगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी करंट, देयर विल बी करंट। बात समझ में आ गई सबको? अब फिर से वहीं पर बात अटक रही है कि यार यहां तो करंट है, ये करंट आप डिफाइन कैसे करोगे? इंसुलेटर के अंदर कौन सा करंट होगा? चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। अगर अभी भी किसी को लग रहा होगा चार्ज फ्लो कर रहा है, नहीं, तो उन्होंने यहां से एक कंसेप्ट निकाला डिस्प्लेसमेंट करंट का। इन्होंने नाम दिया कि करंट दो तरह के होंगे। इन्होंने बताया कि करंट, अब चलो आज से करंट दो तरह का, आज से करंट दो तरह का, ये डिस्प्लेसमेंट करंट इन्होंने नाम दिया आईडी। और इससे पहले इन्होंने बोला कि जो फ्लो ऑफ चार्ज के कारण करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो करंट होता है, ये करंट सब जानते थे, इसको कंडक्शन करंट कहा जाता था, इसको कंडक्शन करंट कहा जाता था, और इस करंट को मान लेते हैं IC। अब इनको प्रूफ करना था, एक डिराइव करना था एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन बताया कि यहां से यहां करंट IC है और इसके अंदर करंट ID है, इसके अंदर करंट ID है, IC इक्वल टू ID इन्हें प्रूफ करना था, क्योंकि तभी तो आप बताओगे कि जितना करंट यहां से निकला वो करंट अंदर कहां से आया। तो इस करंट को इन्होंने कैसे बतलाया? इन्होंने बोला कि बिकॉज देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण E डॉट ए एरिया, E डॉट ए एरिया ऑफ द सरफेस, इससे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा फाई E। और इन्होंने यहां से एक्सप्रेशन दिया ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई E अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी फाई E अपॉन dt। बात समझ में आ गई? एप्सिलॉन नॉट इंटू, या इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, डी ऑफ एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया डिवाइडेड बाय dt। क्लियर? तो यहां से एरिया क्या है? कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट A इंटू DE अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D अपॉन dt। इस करंट को कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। फाइनली इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। पिछला कंसेप्ट को इन्होंने रॉन्ग बतलाया कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा कैपेसिटर में। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये करंट किसके बराबर होगा? कंडक्शन करंट के बराबर होगा। किसके कारण आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वहां पर करंट होगा। क्लियर? तो कोई अगर ये सारी बातें बता रहा है कि dq/dt, वो सब गलत है। यहां पर ये करंट रेट चार्ज के फ्लो होने के कारण ये करंट नहीं है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे यहां पर करंट आएगा। अगर आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिया तो हमेशा चेंज करते रहता है, इसके कारण वहां पर करंट मिलता है। अगर आप डीसी वोल्टेज की बात करो, इफ यू अप्लाई डीसी वोल्टेज, तो जस्ट एक ट्रांजिएंट पीरियड के लिए करंट मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों मिलेगा? क्योंकि वोल्टेज 0 वोल्ट है, पहले 0 वोल्ट, आपने तुरंत 10 वोल्ट किया, तो वोल्टेज का चेंज आ रहा है, तो वोल्टेज के चेंज के कारण वहां पर करंट होगा, वहां पर करंट होगा। ये मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैंने आपको बतलाया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। तो अब आपको बात समझ में क्या बतलाना है? इंडक्टर कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। अब देखो क्या होता है, मान लो यहाँ चार्जेस जमा हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। क्लियर? चार्जेस जमा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप सडनली वोल्टेज कम करोगे या वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये चार्जेस क्या होगा? फिर ये चार्जेस जो जमा है इसको टाइम लगेगा, इसका स्ट्रेंथ कम या इसके नंबर्स कम या अधिक होने में। इसलिए इन कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो ये रहा कैपेसिटर के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर एक्टिव एंड बायलेटरल एलिमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर एलिमेंट क्या होता है।
तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन विच करंट एंड वोल्टेज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर आइदर इन टाइम डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, किस डोमेन में, या तो टाइम डोमेन में, या तो आप ये कोई बता दे IT इज प्रोपोर्शनल टू VT, या फिर ये कोई बता दे फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब लैप्लास डोमेन IS इज प्रोपोर्शनल टू VS, तो फिर आप कहोगे दैट एलिमेंट इज लीनियर। अब भाई लीनियर एलिमेंट कौन कौन सा होता है, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहले हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस का जब तक आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे इसकी वैल्यू फिक्स होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लीनियर कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम क्या मानेंगे एजम्पशन कि टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं सर्किट का। तो इसमें क्या होता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, ओम्स लॉ जिसे कहते हैं, या फिर V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ये क्या रहा लीनियर, ये क्या रहा लीनियर। और लीनियर एलिमेंट का वोल्टेज और करंट का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, सपोज दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज, ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ये रहा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस लीनियर है। नेक्स्ट इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस में अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो कि लीनियर है या नहीं है, एक तो आप जानते हैं कि Vs इक्वल टू Ls इंटू IS। आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। दूसरा आप कह सकते हो इंडक्टर में क्या करते हैं, करंट देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आप देखते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से आप लिखते हैं फाई इक्वल टू Li। तो आप ये भी रीजन बता सकते हो कि आप जो चेंज आ रहा है, जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स किसके कारण आ रहा है, करंट के कारण। It is directly proportional to current. That's why inductor is also linear. Inductor is also linear element. समझ में आ गई बात। तीसरा हम देखते हैं कैपेसिटर। तीसरा हम देखते हैं कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर की बात करो, कैपेसिटर की बात करो, ये क्या होता है, Vs इक्वल टू 1/CS इंटू IS। तो यहां भी देखो Vs और IS प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या जानते हो, कैपेसिटर में प्लेट्स पर जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो वहां पर चार्ज जमा होता है। Q इज प्रोपोर्शनल टू V, या आप लिखते हो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू C इंटू V। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर भी लीनियर है, कैपेसिटर भी लीनियर है। तो लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन सा मिला, लीनियर एलिमेंट रेजिस्टर मिला, इंडक्टर मिला और कैपेसिटर मिला। बात समझ में आ गई। अब नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन सा मिलेगा, तो यार नॉन लीनियर एलिमेंट्स आपको कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप डायोड लोगे, ये डायोड क्या करेगा, एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, एक डायरेक्शन में नहीं करेगा, ये है नॉन लीनियर। डायोड इज नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपको नॉन लीनियर एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये तीनों का तीनों क्या है, लीनियर एलिमेंट है। क्यों है, इसके कारण आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट एक्टिव एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एलिमेंट। आपको अगर कहा जाए कि आप एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है, आप दिन भर कोई काम कर सकते हो, जो काम मिले करते रहो करते रहो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। Electrical elements that can either deliver the power continuously, ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कि या तो पावर को कंटिन्यूअसली डिलीवर कर सकता है। देखो ये सब डेफिनेशन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये और वाले टर्म देखो, और कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल कंटिन्यूअसली आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसा एलिमेंट जो या तो पावर कंटिन्यूअसली डिलीवर कर दे, या फिर अगर कोई सिग्नल उसे दिए, इनपुट सिग्नल मतलब कुछ वोल्टेज दिए 10 वोल्ट का, उसको लगातार एम्पलीफाई करता रहे, 10 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करता रहे, दैट इज। और सिर्फ वोल्टेज नहीं, इनपुट सिग्नल का मतलब पावर, इनपुट सिग्नल का मतलब पावर, 2 वाट के पावर को 5 वाट में कन्वर्ट करता रहे, एम्पलीफाई करते रहे पावर को, एम्पलीफायर, उसे कहा जाता है एक्टिव एलिमेंट। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर हम लें तो एक्टिव एलिमेंट में सोर्सेज आएंगे, यानी बैटरी। बैटरी क्या करता है, बैटरी
पावर को डिलीवर करता है, दैट इज एक्टिव एलिमेंट। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल्स देखो तो देखो कुछ आदमी कहता है कि इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक्टिव एलिमेंट नहीं है। उसका मैं कारण अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक्टिव एलिमेंट का नाम लिखिए, बैटरी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांजिस्टर के बारे में आप सुना होगा कि एम्पलीफाई करता है, इसलिए वो एक्टिव एलिमेंट है। ऑप एम्प, ऑप एम्प ये भी क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी गेन बढ़ाता है, यानी ये भी एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। अब देखो पैसिव एलिमेंट क्या होता है। पैसिव एलिमेंट, जो एलिमेंट एक्टिव नहीं हो वो पैसिव होता है, जो एलिमेंट एक्टिव नहीं हो वो पैसिव होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब पैसिव एलिमेंट है। अब कहोगे इंडक्टर सर, इंडक्टर भी तो एनर्जी स्टोर करता है। यार इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी, लेकिन क्या करता है स्टोर करके? फिर उसे रिलीज कर देता है नेक्स्ट साइकिल में। तो इंडक्टर एक्टिव एलिमेंट नहीं है। उसको कंटिन्यूअसली अगर कोई पावर सप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। कैपेसिटर भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर किया तुरंत नेक्स्ट साइकिल में रिलीज कर देगा। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर आर पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट समझ में आ गया होगा। जहां भी ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इच आर एक्टिव एलिमेंट्स रहे, ट्रांजिस्टर, ऑप एम्प रहे, आप तुरंत टिक लगा दो। पैसिव एलिमेंट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट, बायलेटरल नेटवर्क। बायलेटरल एलिमेंट क्या है? बायलेटरल एलिमेंट का मतलब होता है द एलिमेंट थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो फ्रॉम एनी साइड इज कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? आप मान लो कि एक कोई एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट में ले रहा हूं ए बी। अब इसमें करंट इधर से भी इधर फ्लो कर जाए, लेफ्ट टू राइट भी फ्लो कर सकता है, और दूसरा अगर हम रिवर्स सप्लाई करें तो राइट टू लेफ्ट भी फ्लो कर जाए। इसे क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट। इसके बायलेटरल एलिमेंट कहते हैं। बायलेटरल, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से। या दूसरा डेफिनेशन क्या कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोलैरिटी। magnitude of current is independent of polarity, then it is called bilateral element। यानी अगर आप रेजिस्टर की बात करें, सिंपल सा एग्जांपल लो, रेजिस्टर 5 ओम का है, इसमें बैटरी इधर से लगाए, इधर से बैटरी लगाए आपने 10 वोल्ट का, कितना करंट फ्लो करेगा इससे होकर 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा V बाय R, दैट इज 2 एम्पियर, 10/5। अब आप क्या करोगे, इसी रजिस्टर में आप इस तरफ से बैटरी लगा दो, फिर से 10 वोल्ट और 5 ओम, फिर आप देखोगे 2 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो करने लगा, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट। तो एग्जांपल्स अगर हम लिखें, एग्जांपल्स में आप लिख रहे हैं रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर में एक ब्रैकेट में एक टर्म लिख रहा हूं, कैपेसिटर एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। वो भी किसमें? डीसी में। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक ऐसा होता है जिसमें टर्मिनल्स मेंशन रहता है, और वो भी सिर्फ डीसी के लिए। जब आप एसी सप्लाई देते हो इट्स फाइन, लेकिन जब डीसी सप्लाई दोगे उसमें आप एक साइड से ही सप्लाई दे सकते हो, दूसरे साइड से आपने कनेक्ट किया तो वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर? तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब बायलेटरल एलिमेंट है, लेकिन कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, वो भी किसके लिए? डीसी के लिए। वो भी किसके लिए? डीसी के लिए। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो भी किसके लिए? डीसी के लिए। तो ये रहा आपका एग्जांपल किसका? बायलेटरल एलिमेंट का। बात समझ में आ गई? तो भाई अब बताओ कि यूनिलेटरल एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट बायलेटरल नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल एलिमेंट। तो यार यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होगा? यूनिलेटरल एलिमेंट का मतलब हुआ, मान लो डायोड। ये डायोड की खासियत क्या होती है? डायोड की खासियत होती है इस साइड से तो करंट फ्लो करेगा एक साइड से, दूसरे साइड से करंट नहीं फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड
यूनिलेटरल एलिमेंट। बात समझ में आ गई? मैंने इस चीज को इसलिए डिस्कस किया लीनियर एक्टिव बायलेटरल, क्योंकि आगे जितने नेटवर्क थ्योरम्स लगाओगे, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, वो सब में आपको लिखा रहेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सब में लिखा रहेगा लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क। उसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट्स हो, एक्टिव एलिमेंट्स हो, बायलेटरल एलिमेंट्स हो, दोज आर कॉल्ड लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क। तो आई होप इट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे सोर्सेज के बारे में। सो थैंक यू फॉर watching the session. I hope you really enjoyed the session.